ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिलबिलाए पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की ओर से लगातार गीदड़ भपकियां दी जा रही थी। कभी उनकी ओर से एटम बम की धमकी दी जा रही थी तो कभी गंभीर अंजाम भुगतने की बात हो रही थी। अब तो पाकिस्तान की ओर से एक नया शगुफा भी छिड़ दिया गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो रॉकेट फोर्स कमांड बनाएगा जिसके निशाने पर होगा भारत। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। पाकिस्तान रॉकेट फोर्स की बात तो कर रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि वो भारत के सामने कहां टिकता है? न सामरिक शक्ति में वो भारत के सामने टिक पाएगा और न ही आर्थिक शक्ति में। लेकिन फिर भी दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। The next war which we are looking at, it may happen soon. हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत से पाकिस्तान इस कदर घबराया हुआ है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो दाएं जाए या फिर बाएं, और इसी हड़बड़ी में ऊल जुलूल बयान दिए जा रहा है। मुझे ये कहने दीजिए कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई जिसका एतराफ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। जिस तरह 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज शरीफ ने जिस तरह से शेखियां बखारी, यकीनन वो फिर से भारत को जंग के लिए उकसाने वाले हैं। आजादी के 78 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान आतंकवाद पर तो लगाम लगाने की तैयारी नहीं कर रहा, ऊपर से भारत को धमकाने की कोशिश हो रही है। वो रॉकेट फोर्स का शगुफा भी छेड़ रहा है। पाकिस्तान जो आर्मी रॉकेट कंट्रोल कमांड की बात कर रहा है, दरअसल ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तर्ज पर ही बनाई जा रही है और इसका सीधे तौर पर मकसद है मिसाइल और रॉकेट की कमांड और कंट्रोल को मजबूती देना। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये रॉकेट फोर्स क्या है और इसे लेकर पाकिस्तान इतना उतावला क्यों है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब अपनी जंगी रणनीति में बदलाव लाने की कोशिश के लिए तड़प रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एटम बम की हेकड़ी काम नहीं आएगी। पाकिस्तान का मानना है कि रॉकेट फोर्स उसकी सेना की युद्ध क्षमता को और बढ़ाएगी और उसे पारंपरिक हमलों के लिए ज्यादा रणनीतिक लचीलापन मुहैया कराएगी, और साथ ही रॉकेट फोर्स छोटे तोपखाने और परमाणु मिसाइलों के बीच की खाई को पाटने का काम भी करेगी। इनको अभी महसूस हुआ कि भारत की मिसाइल और रॉकेट की क्षमता ज़्यादा है और उसके मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए ऑपरेशन सिंदूर में, तो अब वो एक कन्वेंशनल मिसाइलों का जठेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है चाइना से भी A100 मिसाइल लेने की कोशिश करें, मगर सच्चाई यह है कि अब उनको लगता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है, जो हमारी मिसाइलें रॉकेट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और उसका मुकाबला वो नहीं कर पाए, और जबकि उनकी मिसाइलें रॉकेट भारत के अंदर नहीं फायर कर पाई, तो ऐसे में ये नई एयरफोर्स कमांड बना के उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का रॉकेट फोर्स भारत के लिए सीधे तौर पर नया खतरा नहीं है।
लेकिन ये टैक्टिकल मिसाइलों और शॉर्ट रेंज स्ट्राइक के जरिए दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में पारंपरिक मिसाइल सिस्टम जैसे फतेह सीरीज, जिसमें फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और फतेह 4 शामिल होंगी। इनमें से फतेह 4 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है और ये 330 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकती है। वहीं पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जैसे कि शाहीन 3 और अबाबिल भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता भारत की अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के मुकाबले कमजोर है। भारत की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। भारत के पास जो मिसाइलें हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने इकट्ठी बनाई हैं। आकाश मिसाइल है वो जो भारत ने इंडिजिनस बनाई हैं। ये जो मिसाइलें थी हमारे पास अग्नि हैं, अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक बना दी हैं, जिसकी रेंज अप टू 5000 किलोमीटर है। तो भारत की जो मिसाइलों की ताकत और क्षमता है और हमारा जो मल्टीलेड एयर डिफेंस कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बनस्पत पाकिस्तान के इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसकी रॉकेट फोर्स कमांड उसके सभी मिसाइलों और रॉकेट्स के संचालन का जिम्मा संभालेगी और जंग की सूरत में जोरदार जवाब भी देगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि रॉकेट फोर्स को लेकर पाकिस्तान का कदम पारंपरिक एयर पावर में गिरावट और भारत के मुकाबले लड़ाकू विमानों की घटती तादाद के बाद अपनी सैन्य क्षमता को संतुलित करने की कोशिश है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में करीब 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीब 350 फाइटर जेट। आपको ये भी बता दें कि भारत के पास राफेल, सुखोई जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, वहीं पाकिस्तान चीन से मिले JF-17 और पुराने F-16 पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में रॉकेट फोर्स को पाकिस्तान अपनी क्विक रिस्पांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर देख रहा है। उनको महसूस हुआ कि उनके पास कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। भारत की जो मिसाइलें हैं वो बहुत आराम से पाकिस्तान में जाके हिट कर पाई, चाहे वो 6-7 की रात को थी जब उसके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, पाकिस्तान को कानों कान खबर नहीं हुई। और हमारी मिसाइलें स्पेशली जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा कारगर शहीद हुई थी। और इसी प्रकार रात 9-10 को भी जब इनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया था, उस समय भी हमारी मिसाइलें, रॉकेट और जो एयरक्राफ्ट जहाँ पर इनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया था। तो मुझे लगता है उसको पूरी करने के लिए ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के पास बहुत ज़्यादा काबिलियत और क्षमता है। भारत ने अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता कर लिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी उसकी राह में बहुत बड़ी बाधा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना ले, लेकिन भारत की तकनीकी और औद्योगिक श्रेष्ठता के सामने वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए तत्काल खतरे से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव और रणनीतिक संकेत है। भारत पहले से ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक रॉकेट क्षमता रखता है। ऐसे में पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स एक कैचअप गेम लगती है, न कि क्षेत्रीय ताकत का संतुलन बदलने वाली पहल। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। हालांकि चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि हाल फिलहाल में अमेरिका के भारत के साथ संबंध अच्छे हुए और अमेरिका जानता है कि भारत के साथ संबंध बनाना कितना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के इस रॉकेट फोर्स प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं चीन का साथ भी मिल रहा है। और वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भी इसका साथ दे दे। किसी भी देश की रॉकेट फोर्स में न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने वाले हथियार होते हैं, बल्कि उसकी ओर से आने वाली मिसाइलों से सुरक्षा करते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान रॉकेट आधारित रणनीति की सफलता के बाद ज्यादातर देश इस पर ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद कोशिश में जुटा हुआ है कि भारत के घातक हथियारों की काट कैसे निकाली जाए, जिसमें रॉकेट फोर्स तैयार करने की बात हो रही है।
अब रॉकेट फोर्स क्या काम करेगी, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल रॉकेट फोर्स का काम केवल ज़मीनी लड़ाई का नहीं होगा, बल्कि ये किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेसेस और सामरिक जगहों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे केवल छोटी लड़ाइयां नहीं बल्कि युद्ध का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ भौगोलिक चुनौतियां हैं, एलएसी पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं जहां सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान की सीमा से सैनिकों की संख्या को कम कर रॉकेट फोर्स को जवाबी कार्रवाई के उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। रॉकेट फोर्स से सैनिकों की हताहत होने की संख्या भी कम होगी। भारत एलएसी और एलओसी दोनों तरफ ये काबिलियत और क्षमता है कि हम अपनी जो मिसाइलें, रॉकेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम से हम अपने आप को डिफेंड भी कर पाएंगे और दुश्मन के अंदर हमला भी कर सकते हैं। चाहे वो चीन के साथ है, वो भी हम काबिल हैं, और इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ भी काबिल हैं। तो ये सच्चाई है कि हम इसको दोनों तरफ कर पाएंगे और हमारा जो रॉकेट फोर्स कमांड होगी वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता होगी। सितंबर 2021 में भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत एक रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है जो संभावित रूप से देश की मिसाइलों को नियंत्रित और बनाए रखे। फिलहाल भारत के पास अभी तक औपचारिक रूप से कोई स्वतंत्र रॉकेट फोर्स नहीं है, लेकिन इस दिशा में तेजी से काम जरूर चल रहा है। हाल के वर्षों में, खासकर साल 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर होने वाली गतिविधियों के बाद भारत ने रॉकेट फोर्स के गठन पर गंभीरता से विचार शुरू किया। भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल की 250 यूनिट्स को 75,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की तैयारी कर दी है और इसी के साथ साथ ये अब भारतीय रॉकेट फोर्स प्रोजेक्ट की नींव रखेंगी। साथ ही साथ 1500 किलोमीटर की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मंजूरी दी गई है जो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। भारत और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स की तुलना करने पर भारत कई मायनों में आगे नजर आता है। भारत की मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस अपनी सटीकता और सुपरसोनिक रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, जबकि प्रलय मिसाइल हवा में रास्ता बदलने की ताकत रखती है, इंटरसेप्टर मिसाइलों से बचाने में सक्षम बनाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान की मिसाइलें जैसे कि शाहीन 3 रेंज और सटीकता में भारत से पीछे हैं। भारत का जो रॉकेट फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है। उसके अंदर जो जिस प्रकार से हमने पहले तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी आएगा, उसके अंदर हमारे पास जो मिसाइलें, रॉकेट हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ हैं। जिस प्रकार से हमारे पास पृथ्वी मिसाइल हैं, उसकी सीरीज है हमारे पास, वो शॉर्ट रेंज है। फिर अग्नि मिसाइलें हैं जो कि एक प्रकार से आपके अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक है और वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कारगर हैं और पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि अग्नि सीरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, कारगर हैं। माना जा रहा है कि भारत के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की शुरुआती तैनाती एलएसी पर होगी ताकि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। आगे चलकर इसका दायरा एलओसी और पाकिस्तान मोर्चे तक बढ़ेगा। साथ ही अंडमान निकोबार कमांड में भी इसकी अहम भूमिका होगी, जहां से भारत हिंद महासागर से चीन को रोक सकता है। रॉकेट फोर्स के बनने से न सिर्फ भारत की आर्टिलरी फोर्स पर दबाव कम होगा, बल्कि साथ ही साथ इसका फोकस स्ट्रेटेजिक हथियारों पर भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर ये तत्परता से जवाबी हमला भी कर सकती है। भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत मिशन सुदर्शन चक्र भी शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को बेअसर करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है। सुदर्शन चक्र भारत की ओर से नई राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे डीआरडीओ और इसरो ने विकसित किया है। साल 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक सुरक्षा कवच मुहैया कराया जाएगा।
अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के नेता बार बार एटम बम वाली गीदड़ भभकी देते रहते हैं। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव और टकराव बरकरार है। ऐसे में भारत भी तैयार है और कोई भी भारत के खिलाफ गुस्ताखी नहीं कर सकता। दरअसल बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा रखवाला S-400 तैनात है। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के रहते हुए एक भी मिसाइल भारत की सरजमीं के आसपास भी नहीं फटक सकती। हवाई चुनौतियों को राख में मिलाने की जबरदस्त ताकत है S-400 के पास। S-400 एक वो वेपन सिस्टम है दुनिया में जो दुनिया ने अपग्रेड किया है, माना है कि एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि S सीरीज आगे भी बढ़ गई है, बट अपने आप में 400 जो है वो इस समय भी दुनिया का माना हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। गौरी हो, गजनी हो, पाकिस्तान की कौन सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काबिलियत S-400 में है, जिस एक्यूरेसी से, जिस दूरी से वो पाकिस्तान की मिसाइल्स को या किसी भी अटैकिंग सिस्टम को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसे किल कर सकता है, ये ज्यादा बड़ी बात है। ये सारा जो मिला जुला सिस्टम है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई डाउट होना चाहिए कौन है गजनी और कौन है गौरी, दैट पाकिस्तान कैन डिसाइड। भारत न्यूक्लियर ट्रायड ताकत से लैस भी है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जो हवा, पानी और जमीन से एटमी हथियार लॉन्च कर सकता है। एक न्यूक्लियर ट्रायड किसी देश का ऐसा सैन्य ढांचा है जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। ये 3 चीजें हैं: जमीन से मार करने वाली ICBM मिसाइलें, पनडुब्बी से मार करने वाली SLBM मिसाइलें, परमाणु बम और मिसाइल ले जाने वाले बम वर्षक विमान। भारत के पास हवा से एटमी हथियार लॉन्च करने के लिए सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवार और राफेल जैसे फाइटर प्लेन मौजूद हैं। वहीं समंदर से परमाणु हथियार दागने के लिए INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी पनडुब्बी है, जिसकी मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड वाली K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वहीं जमीन से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं। पाकिस्तान के पास अभी पूरा न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है। उसके पास पनडुब्बी से मार करने वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। उसके पास सिर्फ पनडुब्बी से मार करने वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। न्यूक्लियर ट्रायड दुनिया में माना जाता है कि किसी भी कंट्री के पास अगर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जो तीनों, दैट इज जल सेना, थल सेना और वायु सेना, अगर तीनों के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की, तो उसे ट्रायड माना जाता है। और ये काबिलियत इंडिया के पास डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि पलड़ा भारी तो जब होगा जब हम एप्पल्स को एप्पल्स के साथ कंपेयर करें। पाकिस्तान के अपना एडमिशन है, उनका, मेरा नहीं कहना है, कि उनके पास तो 100 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब है, पहिया के हैं, तो कंपेयर कहाँ से करें, पलड़ा कैसे देखें। हम यहाँ आजकल टनों में बात कर रहे हैं, वो 100 ग्राम में बात कर रहे हैं, बट फिर भी एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये पाकिस्तान का खुद का एडमिशन भी है कि वो कहीं भी नहीं स्टैंड करते। दरअसल न्यूक्लियर ट्रायड एक देश को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये दुश्मन को हमला करने से रोकता है और अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता देता है। कोई देश न्यूक्लियर ट्रायड इसलिए बनता है ताकि दुश्मन पहले हमला करके उनकी परमाणु ताकतों को खत्म न कर सके। इससे न्यूक्लियर ट्रायड वाले देश के पास जवाबी हमला करने की क्षमता बनी रहती है। अब मान लिया जाए कि दुश्मन जमीन पर परमाणु हमला कर देगा, हमारे तमाम ठिकानों को तबाह कर देगा, तब ऑप्शन क्या बचता है? तब ऑप्शन बचता है दुश्मन पर समंदर से हमला। हमारी पनडुब्बियां इतनी सशक्त हैं कि समंदर के अंदर से भी दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात परमाणु हमला करने में सक्षम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें समंदर के अंदर कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं और उनकी ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु बम हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास थर्मोन्यूक्लियर बम हैं जो 1.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे को तबाह कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा शहर भारत तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं जो 1 से 7 किलोमीटर के दायरे तक छोटे इलाके को खत्म कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान छोटे इलाके पर ही असर डाल सकता है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने के लिए कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। खुशदार पाकिस्तान का ये मिसाइल ठिकाना बलूचिस्तान के सक्कर से करीब 220 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए यहाँ अंडरग्राउंड गोदाम बना हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानो अकिल है, यहाँ पाकिस्तान का मिसाइल बेस है। ये बेस बाबर और शाहीन 1 मिसाइलों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का अगला मिसाइल ठिकाना सरगोदा है, यहाँ पर 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर हैं। इसके करीब सरगोदा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें परमाणु हथियार रखे जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुजरांवाला मिलिट्री बेस है। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स माना जाता है। सिंध प्रांत के हैदराबाद से 18 किलोमीटर दूर उत्तर में है आकरो, यहाँ पर मिसाइल गैराज है। इसे 12 लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है। न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर भारत की नीति अभी नो फर्स्ट यूज की है, यानी कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। वो इस ताकत को अपनी रक्षा का स्तंभ मानता है। अगर भारत इस नीति में बदलाव कर दे तो पाकिस्तान में हड़कंप मच सकता है। दुनिया भर की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग देने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने ताजा रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया है, जबकि पाकिस्तान उससे कोसों पीछे है। 2024 की बात करें तो भारत 9वें पायदान पर था और पाकिस्तान 12वें। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सेना की हकीकत क्या है, हालात वहां पर क्या है और आधुनिकीकरण के मामले में पाकिस्तान की सेना भारत से कोसों पीछे है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान मिराज 3, मिराज 5 और J-17 जैसे फाइटर स्क्वाड्रन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी के लिए करता है। ये एयरक्राफ्ट उसने 2 एयरबेस में तैनात किए हैं और हो सकता है कि इन्हीं एयरबेस में उसने अपना परमाणु भंडार छिपा रखा है। ये एयरबेस कराची के पास स्थित मसरूर एयरबेस है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले पाकिस्तान के आधे से ज्यादा F-16 खराब पड़े हैं।
जल थल नभ हर मोर्चे पर पाकिस्तान भारत से फिसड्डी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। साल 2024 में पाकिस्तान 9वें पायदान पर था और साल 2025 में वो टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। सैनिक क्षमता में कौन कितना मजबूत है, ये भी जान लेना जरूरी है। भारत की सेना आकार में पाकिस्तान से करीब 3 गुना बड़ी है। भारत के पास सक्रिय सैनिक 14,55,000 है, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000। रिजर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो भारत के पास 11,55,000, वहीं पाकिस्तान के पास महज 5,50,000। वहीं अर्धसैनिक बलों की बात करें तो भारत के पास 25,27,000। यहाँ पाकिस्तान फिसड्डी है। पाकिस्तान के पास महज 5 लाख अर्धसैनिक बल के जवान हैं। आर्टिलरी ताकत में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। यहाँ भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत के पास 4,201 बैटल टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627। टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 4,075 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,391। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की बात की जाए तो भारत के पास इसकी तादाद 264 है, वहीं पाकिस्तान के पास 600 है। यहाँ पाकिस्तान के पास थोड़ी बढ़त है, लेकिन T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंकों के सामने उनका टिकना नामुमकिन है। मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली तोपों की बात की जाए तो भारत के पास ये संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान इसलिए स्टैंड नहीं करता क्योंकि आर्टिलरी में नंबर गेम का बहुत बड़ा जो है, आपके पास कितनी गन है, मेरे पास कितनी गन है, तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उससे आर्टिलरी में 3 गुना बड़े हैं अपने आप में। जिस तरीके की वैरायटी हमारे पास है, हम उसमें भी पाकिस्तान को काफी हद तक मात देते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर हम आर्टिलरी से रिलेटेड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमारे पास अव्वल दर्जे की है। जिस तरीके से हम उसे फायर कर सकते हैं, जिस तरीके की वैरायटी है, टू दी एक्सटेंट कि हमारे पास तो आर्टिलरी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इमीडिएटली न्यूक्लियर भी हो सकती है। जिस तरह का हमारे पास एमुनेशन है वो अपने आप में एक ऐसा वाइड वैरायटी का है कि पाकिस्तान उसको पता जरूर है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। थल सेना के बाद नौसैनिक ताकत की बात कर लेते हैं। यहाँ भी भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। हमारे पास 18 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास महज 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। 14 फ्रिगेट के मुकाबले पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट है। कॉर्वेट की बात करें तो भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास आधा यानी कि 9। भारत के पास 135 गश्ती जहाज हैं, पाकिस्तान के पास 69। अगर हम नेवल असेट्स को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को सुन लें, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी से 6 से 8 गुना बड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, हमारे पास पनडुब्बीज हैं, जो नंबर गेम में भी किसी तरह से पाकिस्तान हमारे नजदीक नहीं आता। और अगर उनका खुद का कन्फेशन और एडमिशन है 6 से 8 गुना बड़ा, तो आप खुद लगा लीजिए कि कौन कहाँ कैसे स्टैंड करता है। जहां तक बात है न्यूक्लियर की, तो यस, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास ना केवल न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी है नेवी के अंदर, बट जिस तरीके से हमारे पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अपने आप में इस पूरी की पूरी थ्रेट को एक नए लेवल पर ले जाते हैं, और उस थ्रेट का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। वायुसेना को लेकर डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की हकीकत भी अब जान लीजिए कि वो कितने पानी में है। भारत के पास कुल 2,229 एयरक्राफ्ट हैं,
वहीं पाकिस्तान के पास 1399, भारत के पास 513 फाइटर प्लेन है, वहीं पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 80 हैं, पाकिस्तान के पास है 57। भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 270 है, पाकिस्तान के पास है महज 64। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के युद्धपोत हैं। वहीं चीन के कबाड़ हथियार खरीदकर पाकिस्तान खुद को 30 मार्का समझ रहा है। अगर वो चीनी हथियारों के दम पर भारत से भिड़ने का मंसूबा पाल रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दुनिया को पता है कि चीन की नई तकनीक के नए हथियारों का अभी तक किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हो सका है, क्योंकि चीन खुद भी जंग में जाने से कतराता है। लिहाजा चीन छोटे और गरीब देशों को अपने हथियारों को कम दाम में बेचकर अपनी दुकान को चलाने में लगा है, और उसका सबसे बड़ा ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने कुल एक्सपोर्ट का 55% के करीब सैन्य साजो सामान पाकिस्तान में खपाता है, जबकि पाकिस्तान के हथियारों की 77% जरूरत को चीन की हथियार निर्माता कंपनी पूरा करती है। पाकिस्तान सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मजबूती देने के लिए चीन से हथियार मंगाए जा रहे हैं। चंद साल पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए चीन से J-10C फाइटर जेट्स की डील हुई थी। अब इस फाइटर प्लेन को लेकर पाकिस्तान में इस कदर हवाबाजी की गई कि भारत का राफेल फाइटर प्लेन इसके सामने टिक ही नहीं सकता। J-10 का पूरा नाम जियान-10 है, जिसे चीन की शेंगडू कंपनी ने बनाया है। इसे 1998 में बनाया गया था और J-10C इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जिसे चीन ने पाकिस्तान को दिया है। 2018 से ये चीन में मौजूद है। चीन जिन हथियारों को बेचता है उनकी कितनी धार है ये किसी से छिपा नहीं है। चीन उन हथियारों को बेचता है जो उसकी नजर में किसी काम के नहीं। अब पाकिस्तान जिस J-10C लड़ाकू विमान को लेकर आत्ममुग्ध है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान का कहना है कि J-10C 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान है, वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है जिसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जाता है। अब दोनों विमानों में क्या खासियत है ये भी जान लीजिए। राफेल 2 इंजन वाला विमान है, जबकि J-10C फाइटर जेट में सिंगल इंजन लगा है। राफेल में लगे 2 इंजन से 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा होता है, जबकि J-10C सिंगल इंजन वाला विमान है जिसका थ्रस्ट 62 किलो न्यूटन का है। ज्यादा थ्रस्ट का मतलब विमान तेजी से उड़ान भर सकता है और आसमानी लड़ाई में तेजी से वॉर कर सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि J-10C की रेंज 2940 किलोमीटर है। राफेल 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है, वहीं पाकिस्तान का J-10C महज 3.5 घंटे तक ही हवा में रह सकता है। J-10C अपने आप में एक बड़ा अच्छा एयरक्राफ्ट है जो चाइना ने उनको दिया है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है, उसकी असेंबली लाइन उनके पास नहीं है। 4.5 जनरेशन कह लीजिए, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, कुछ भी क्लेम कर सकता है पाकिस्तान, वो एक बड़ी बात है नहीं है। बट अगर हम बात करें तो राफेल का, और अगेन मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि राफेल को लेकर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। हमने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है कि राफेल में क्या काबिलियत है, उन्हें ऑलरेडी पता है। तो वो अपने जहाज की तारीफ करने के बजाय राफेल से क्यों डर रहे हैं। और अगर नंबर गेम में भी बात कर ली जाए, कितने हैं J-10? 20 टोटल मिलाकर, चाइना ने उन्हें प्रॉमिस किया है 50। राफेल हर तरह की मिशन में इस्तेमाल किए जाने में सक्षम है। राफेल के J-10 से बेहतर होने के पीछे एक और वजह यह भी है कि राफेल के पास 15 साल में कई सफल ऑपरेशंस का अनुभव भी है और ये अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, माली और इराक में तैनात अपनी ताकत दिखा चुका है, जबकि J-10C को युद्ध का अनुभव ही नहीं है। चीन ने J-10 लड़ाकू विमान को इजराइल के IAI लवी की कॉपी करके बनाया था। दरअसल चीन ने उसकी तकनीक की कॉपी की, उसे बनाया और फिर पाकिस्तान को बेच दिया। अब ये पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान अपने J-10 की तुलना करता है भारत के राफेल से।
यानी खुद ही दुनिया में हंसी का पात्र बनता जा रहा है। भारत ने जब राफेल लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू बेड़े में चीन के J-10C विमानों को शामिल कर लिया, ये सोचते हुए कि वो राफेल का मुकाबला कर पाएंगे। अब भला पाकिस्तान को कौन समझाए कि उसने मुकाबला करने के लिए चीनी खिलौने पर भरोसा किया है। J-10 में हथियार रखने के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 5,600 किलोग्राम तक के हथियार अटैच किए जा सकते हैं। वहीं राफेल में J-10C से ज्यादा 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 9,500 किलोग्राम तक के वेपन फिट किए जा सकते हैं। जाहिर है कि ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की क्षमता की वजह से राफेल J-10C पर भारी है। वो मल्टी रोल ऑपरेशन में बेहद कारगर साबित होगा। अब राफेल और J-10C में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होता है और उनकी ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। राफेल में एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मेटियोर मिसाइल लगाई गई है, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तानी J-10C में PL-15E का इस्तेमाल किया गया है और इसकी रेंज करीब 145 किलोमीटर है। राफेल में हाई रेंज मिसाइल की क्षमता है, वहीं J-10C के पास लोअर रेंज मिसाइल क्षमता है। राफेल की एक और खासियत है कि उससे परमाणु मिसाइल को भी दागा जा सकता है, जबकि दावा ये किया जाता है कि J-10C में ये फीचर नहीं है। न्यूक्लियर स्ट्राइक या न्यूक्लियर कैरी करना J-10 के बस में नहीं। ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये जग जाहिर चीज है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट के जो बेसिक कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज हैं वो डिस्प्लेड हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से J-10C अपने आप में एक बड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होने के बावजूद एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं रखता है, ये पक्की बात है। उससे भी बड़ी बात ये भी है कि न्यूक्लियर से उसको आप लेस तो जब करोगे जब हम आपको करने देंगे। आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जमीन के नीचे से ऊपर लाओगे, ऊपर लाकर उसको मॉडिफाई करोगे, तैयार करोगे, एयरक्राफ्ट में लगाओगे। अब उतनी देर तक आपको क्या लग रहा है भारत और इजराइल वेट करने वाला है? इस बीच 26 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा ये किया गया कि लड़ाकू विमान चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस है। पाकिस्तान की तरफ से जारी इस तस्वीर को देखिए, जिसे क्लैश रिपोर्ट नाम के हैंडल ने X पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की हैं, जो छोटी दूरी की मिसाइल PL-10 और बियॉन्ड विजुअल रेंज लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। साल 2024 में जुहाई एयर शो में चीन ने फोल्डिंग फिन्स वाली PL-15 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। इसका इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स करती है। चीन ने दूसरे देशों को बेचने के लिए इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E भी बनाया था, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17C फाइटर जेट में जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं वो असल में PL-15A नहीं बल्कि PL-15 है और ये मंगाई गई हैं चीन से। पाकिस्तान ने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए PL-15 मिसाइल को JF-17 थंडर फाइटर जेट में लगाया है। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट मिसाइल सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब। अब सवाल ये है कि क्या चीन की PL-15 मिसाइल से भारत को डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की PL-15 मिसाइल के दम पर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत पहले से ही इतना सक्षम है। भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल मेटियोर जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। ये मिसाइल मैक 4 यानी कि आवाज की गति से 4 गुना तेज स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर में
रैमजेट इंजन लगा है जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज रफ्तार बना रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूअल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगे हैं। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल तेज जलती है और कम समय में खत्म हो जाती है, जिससे ये अपनी हाई स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख सकती। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी कि जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि भले ही मेटियोर और PL-15 कागज पर एक जैसे खतरनाक दिखते हों, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है। असल में पाकिस्तान किसी भी हाल में किसी भी क्षेत्र में भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं और चारों में उसे चारों खाने चित किया है भारतीय सेना ने। इसके अलावा हम लगातार देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं और हमारी सेना लगातार उनको तबाह भी कर रही है, और ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।